नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। बहुत टाइम के बाद हमारा ये देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, भक्ति आंदोलन और स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य जो है हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत के, मतलब ऐसा आप मान लीजिए कि मध्यकालीन भारत से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मान लीजिए मुगल साम्राज्य से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा मतलब 80% पॉसिबिलिटी इसी की होती है। तो मुगल साम्राज्य को हम लोग काफ़ी डिटेल से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। तो आपको भी वीडियो को ध्यान से और पूरा अंत तक देखना है, ठीक ना। बीच में स्किप नहीं करना है, पूरा अच्छे से जैसा मैं बता रहा हूँ एज इट इज आपको समझते चलना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखो, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ये मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ, आपको भी पता ही होगा। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही एक पद जो है बादशाही की स्थापना करी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। कहने का पॉइंट यहाँ से सिर्फ आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि बाबर ने मुगल वंश की जो स्थापना करी थी, तो उसके साथ ही साथ उसने एक पद की स्थापना करी। ये पद अलग लिखा हुआ है। उस पद का क्या नाम था, पादशाही। ठीक है ना। उस पादशाही पद के अंतर्गत जो वहाँ का किसी भी जो शासक होता था जो वहाँ का, उसको क्या बोला जाता था, बादशाह कहा जाता था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं मुगल वंश का संस्थापक बाबर के बारे में। ठीक है, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी में इसका जो शासन काल था अपने इंडिया के अंतर्गत था। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा है, 1526 से लेके 1530 तक। ठीक, देखो, बाबर का जो जन्म है ये 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा। समझ पा रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये फरगाना कहाँ है, तो फरगाना अपने इंडिया में नहीं है। ये फरगाना जो है उज्बेकिस्तान, जो सेंट्रल एशियाई देश है। उज्बेकिस्तान आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैप में देख लीजिएगा। जो है अपना ये मान लीजिए इंडिया हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, तो इधर अफगानिस्तान, फिर इधर बाकी आके जो इधर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहुत सारे देश हैं, तो उसमें से एक है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था, किसका, बाबर का, 1483 ईस्वी में। ठीक है, और देखो आगे, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण करी, जिसे अब तक किसी भी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन से, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसमें से सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि बाबर का जो ये हुमायूं जो है ये बाबर का ही पुत्र था। बस इसको ज़्यादा डिटेल में याद रखने की बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि बादशाह की उपाधि किसने धारण करी थी सबसे पहले। तो बादशाह की उपाधि जो धारण करी थी ये बाबर ने धारण करी थी। बा से बाबर, बा से बादशाह, इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, बाबर बादशाह, इस तरह से। चलो आगे देखो, बाबर ने जो है भारत पर 5 बार आक्रमण किए। ठीक है, देखिए आप जब पढ़ते होंगे कभी कभी तो आप सोचते होंगे कि बाबर ने तो 4 ही आक्रमण किए थे, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी ये भूल जाया करते हैं कि बाबर का जो भारत के विरुद्ध पहला जो आक्रमण था वो 1519 वाला था। 1519 में इसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। ठीक ना, ये था उस यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध जो इसने युद्ध किया था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था, अपने अधिकार में कर लिए थे। देखो, पॉइंट समझने वाली बात यह है, हम लोग इसको क्यों भूल जाया करते हैं अक्सर, क्योंकि जो है ये यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध बाबर ने जो पहला आक्रमण किया था भारत के अंतर्गत, ये अभी जो वर्तमान में भारत है उसका पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है। ठीक ना, तो जब पाकिस्तान के अंतर्गत ही ये बाजौरा और भेरा जो जगह है ये पाकिस्तान के अंतर्गत है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की जस्ट सीमा पे है, तो इसलिए हम लोग इसको, क्योंकि जल्दी बाजी में पढ़ते हैं तो अपन छोड़ देते हैं, तो इसलिए इसको याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है कि बाबर का प्रथम आक्रमण जो था ये 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौरा और भेरा को अपने अधिकार में किया था। ठीक, अब देखो आगे बात देखते हैं क्या है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति या तुगलमा पद्धति की एवं तोपखाने का प्रयोग किया।
बस आपको पहले यहाँ इसको देख लो। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली बार तुगलमा पद्धति का युग करने, सॉरी दोस्तों बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये था कौन? बाबर। ठीक है। और तोप खाने, सबसे पहले तोपों का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? तो ये था बाबर। ठीक। और देखो, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। समझ पा रहे हैं? तो इनका दोनों का आपको नाम याद रखना है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा प्रसिद्ध दो निशानेबाज थे, ये किसके मतलब किसके निशानेबाज थे, यानी कि किस शासक के अधीन रहते थे? तो ये बाबर के अधीन थे। बाबर के दो निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। इनका नाम हमको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर भी पूछा गया है और ये तो हजारों बार पूछा जा चुका है कि तुलमा युद्ध नीति का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन था? तो बाबर था। तोप खाने का सबसे पहले भारत में प्रयोग किसने किया था? तो ये भी बाबर था। बाबर का पहला आक्रमण जो था यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। ठीक। अब देखो, अब आगे यहाँ पे देखते हैं बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध। तो इनको आपको तो रट लेना है। ये आप 10 स्टार मान लीजिए, 3 स्टार 5 स्टार जो मानना है, इसको आपको रटना ही है। पानीपत का प्रथम युद्ध, देखो पानीपत का ये प्रथम युद्ध मैं पहले भी आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, तब तक जहाँ तक है आप याद हो चुका होगा। नहीं याद हो गया तो ध्यान रखिए कि 21 अप्रैल 1526 ये हिस्ट्री का वो दिन है जब बाबर ने इंडिया पे मान लीजिए पहला ऐसा आक्रमण किया था, फेमस आक्रमण किया था, जब इसने इब्राहिम लोधी को हराया था। इब्राहिम लोधी को जो है बाबर ने हराया था और बाबर ने इब्राहिम लोधी को जान से मार दिया था, मर्डर कर दिया था। और इब्राहिम लोधी इस काल का ऐसा शासक था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। इससे पहले किसी को भी जान से नहीं मारा गया था। तो इब्राहिम लोधी को पहली बार जान से मार दिया गया और इसी जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसी युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का बाबर ने प्रयोग किया था इंडिया ये इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 1526। अगर इसको आपको याद करने में कन्फ्यूजन होता है तो इस तरह से देखिए, 1526, 1527, 1528 और 1529। तो ये जो चारों युद्ध थे एक एक साल के जस्ट डिफरेंस में ही हैं, जैसे 26, 27, 28, 29। तो अगर आपको ये 1526 वाला याद हो जाता है तो बाकी के चार ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और इनको क्रम से याद कैसे रखना है? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, फिर खानवा का युद्ध हुआ, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ, फिर घाघरा का युद्ध हुआ। अब बोलेंगे कि सर ये कैसे याद होगा? तो देखो, खानवा जो है, पहले तो ये जान लो खानवा है कहाँ। ये खानवा जो है आगरा में है, आगरा के पास में है। और जो ये चंदेरी वाला है, चंदेरी तो आपको सबको पता होगा अगर एमपी से हैं तो, शिवपुरी के अंतर्गत है, एमपी के अंतर्गत जिला है शिवपुरी। शिवपुरी के पास में है चंदेरी, मतलब अंदर ही है चंदेरी। और घाघरा जो है ये बिहार के अंतर्गत है घाघरा। तो इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, खानवा का प्रथम युद्ध 1527 में हुआ, चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 में हुआ, घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ। अब देखो, इनको याद करने के बाद आपको इसको इस सीक्वेंस को याद करना है कि खानवा के युद्ध में किससे लड़े थे और चंदेरी के युद्ध में किससे लड़े थे, बाबर ने किसने लड़ा था, और घाघरा के युद्ध में किससे लड़ा और किसको हराया। तो ये जो है ना आपको पूरा रट लेना है इसको किसी भी हाल में। इसको वीडियो को पॉज करके एक दो बार आप ध्यान से देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए अच्छे से, आप जरूर याद हो जाएगा आपको। ठीक है। देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध तो पता ही हो गया कि इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था 1526 में। ठीक। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने हराया था। और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को बाबर ने हराया था। और घाघरा के युद्ध में अफगानों एवं बाबर के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें अफगानों को हराया था बाबर ने। ठीक। अब देखो आगे देखते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया। देखो, इब्राहिम लोधी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। इसके साथ उसका मित्र, इब्राहिम लोधी का मित्र कौन था? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत। इसको ये भी युद्ध स्थल में मारा गया था। और जो ये राजा विक्रमादित्य थे, क्या बोलते हैं, ग्वालियर के, ग्वालियर अपना आपको यम मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिला जो है ग्वालियर। तो ये जो ग्वालियर के राजा थे विक्रमजीत, इन्हीं के परिवार से जो है हुमायूं ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, जो अभी इंग्लैंड के अंतर्गत है, जो वहाँ के राजा अभी यूज करते हैं। इंडिया उनको मांगने का भी डिमांड कर रहा है, बट ये जो है कोहिनूर हीरा कहाँ से ले गया था? हुमायूं ने प्राप्त किया था विक्रमजीत से। इस तरह से आगे अलग अलग राजाओं के पास फॉरवर्ड होता गया और लास्ट में जब अंग्रेज आए तो उसको अपने यूके में भेज दिया। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिए, बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। अब बाबर उदार कैसे था ये तो मुझे नहीं पता, बट ये आपको ध्यान रखना है कि बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। इसको उदार किस लिए बोला गया है? जबकि इसने जो है यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध युद्ध किया था, तो यहाँ पे करीब 3000 लोगों को मार दिया था जान से और उनकी खोपड़ियों को मीनार बनवाया था।
फिर भी ये उदार था। ठीक है, जैसे भी हो, हिस्ट्री ऐसे ही है, आपको बस जो लिखा हुआ है उसको याद रखना है और उसी के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और देखिए, बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। तो खानवा के युद्ध जो 1500 आपका, देखिए, खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था राणा सांगा के विरुद्ध, तो उसके उसमें जो है विजय के बाद उसने बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अब आगे देखिए, देखो ये जो है 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण राणा संगा की मृत्यु हो गई। इसमें बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि राणा संगा की मृत्यु नहीं हुई थी, प्रचंडा चढ़ाते वक्त धनुष से हो गई थी, इस तरह से कुछ लोग बोलते हैं। बट आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आप बस ये देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए बाबर की मृत्यु जो है 1530 में हो गई, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो इसने कब तक लड़ा, 1526, 1527, 1528, 1529, ये 4 साल युद्ध किए इसने इंडिया के में आके, और 1530 में ही इसकी मृत्यु हो गई। समझ पा रहे हैं? और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। जस्ट सेकेंड। ठीक है, तो ये बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? आगरा में हुई थी। अब देखो, प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में ही आराम बाग में दफनाया गया था, आगरा के अंतर्गत आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में इसको जो है काबुल यानी कि अफगानिस्तान में चुने हुए स्थान पर उसको दफनाया गया। और देखिए, बाबर, इसको मतलब ध्यान रखना है, हल्के में नहीं लेना है। बाबर की जो है प्रारंभिक समाधि कहाँ थी? आगरा में थी। तो ये आपको पॉइंट ध्यान होना चाहिए। आगे देखिए, बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर की मातृभाषा जो है वो तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी के का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका अनुवाद जो है फारसी भाषा में किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। खाने खाना बोलते हैं या खान खाना भी बोलते हैं, इसको दोनों बोलते हैं, आपको जिस तरह से ध्यान रखना है रखिए। देखिए, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये पॉइंट ध्यान नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा। ठीक है, और जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो इसको जो है फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ये अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था इसका। ठीक है, और देखिए, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत बाबर के समय में हुई। ये आपको ध्यान रखना है कि चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत बाबर के समय में हुई थी। ठीक है, और इसको मतलब चार बाग होता क्या था? तो चार बाग इस तरह से होता था, चार कोने का, और बीच में इस तरह से नहर होती थी। यहाँ पे ऐसे मान लो, ये बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है माउस में। तो यहाँ पे जो है गार्डन टाइप से होता था और बीच में इस तरह से नहर टाइप से होती थी, और इधर चलने का भी व्यवस्था रहती थी इस तरह से गोले का। तो इसको जो है, क्योंकि चार पार्टों में डिवाइडेड रहता था, तो इसको चार बाग बोलते थे। तो ये जो पद्धति थी, इसकी शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। लेकिन यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या, देखो, अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों को बागों की योजनाओं के बारे में और उनके बनाने की अपनी रुचि का वर्णन किया था। अक्सर ये बाग दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण इन्हें चार बाग कहा जाता था। ठीक ना? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अकबर जो था, ये बाबर का पोता था। बाबर के बाद कौन सा बाबर का लड़का कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं का लड़का हुआ कौन? अकबर। तो जो है अकबर ने चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत करी थी, लेकिन उसकी जो स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले सोच विचार किसका था? वो बाबर का था। तो ये पॉइंट आपको कुछ ध्यान रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाबर को मुबैयान नामक पद्म शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि बाबर को जो है मुबैयान नामक पद्य शैली मतलब लेखन शैली का जन्मदाता माना जाता है। और देखिए आगे, अब यहाँ पे बाबर के बारे में कहानी क्लोज होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। देखो, हुमायूं का जो शासनकाल रहा, ये 1530 से 1556 तक रहा। ठीक ना? और इसमें भी हुमायूं के बाद में बीच में ये शेर शाह आया। देखो, ये शेर शाह सूरी था, जिसने सूरी वंश की स्थापना करी थी। ये 1540 से 1545 तक, ये मतलब 5 साल के आसपास रहा। उस बीच में ये हुमायूं के ही शासनकाल में आया था। कैसे? देखिए, यहाँ पे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा की गद्दी पर बैठा, मान लो। ठीक है, गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो है बदख्शां का सूबेदार था। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि बाबर, ये जो हुमायूं था ना,
ये जब गद्दी पर बैठा तो जो उसका साम्राज्य था उसको अपने भाइयों के बीच बांट दिया था, क्योंकि ये 4 भाई थे। उसने अपने भाइयों और चचेरे भाइयों के बीच में भी बांट दिया था। और 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। तो यहाँ आपको ये पॉइंट बस ध्यान रखना है कि दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने करी थी। दीन पनाह नामक नगर की, तो ये किसने करी थी, हुमायूं ने करी थी। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने करी, हुमायूं ने करी थी। चौसा का युद्ध 28 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। शेर खां यही था, शेर शाह सूरी, ठीक ना। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इस युद्ध के बाद खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की थी। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा गंदा दिख रहा है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिए, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो हुआ था ये 1540 में शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं हार गया। जो शेर शाह था, ये शेर शाह देखिए आगे जो आएगा, तो ये जो शेर शाह है इसने हुमायूं को 2 बार हराया था। एक चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ, दूसरा 1 साल बाद फिर से हुआ था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 में हुआ था। समझ रहे हैं। और जो चौसा है, ये जो चौसा है बिहार में है। बिलग्राम आपको पता होगा, बिलग्राम कन्नौज ये यूपी के अंतर्गत है। तो ये 2 साल के डिफरेंस, 2 साल में मतलब 2 बार हराया किसने, शेर शाह ने हुमायूं को। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पे हुमायूं जो है वहाँ से हारने के बाद क्या होता है, देखो युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। सिंध आपको पता है कहाँ चला गया, जहाँ उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवाद सिया मीरा बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। देखो यहाँ 40 में वो हारा और 41 में हिंद सिंध के क्षेत्र में जाके उसने विवाह कर दिया, कृष्ण विवाह करा लिया अपना कृष्णा हमीदा बानो बेगम से। और जो है हमीदा बानो बेगम का ही पुत्र कौन था, अकबर हुआ। ठीक है, तो ये आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम लोग। 1555 में हुमायूं ने पंजाब की सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। चलो ठीक है, मतलब ये जो है 1555 में हुमायूं कम बैक किया, कब, कितने सालों बाद, 15 सालों के आसपास सिंध में रहने के बाद वापस आया। और 1555 में हुमायूं ने पंजाब के जो पंजाब क्षेत्र के सूरी वंश के, ये जैसे शेर शाह सूरी के बाद जो भी वहाँ का शासक था सिकंदर, उसको हरा करके फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों में से उनका क्रम क्या है, देवरा का युद्ध हुआ पहले, फिर चौसा का युद्ध हुआ, फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ, फिर सरहिंद का युद्ध हुआ। तो ये जो 1555 वाला हुआ सरहिंद का युद्ध, इसी को इसने जीता था हुमायूं ने। तो फिर दोबारा से बना था 1556 तक, जैसे था यहाँ पे देख सकते हैं 1556 तक। तो बीच में शेर शाह था उसके। अब शेर शाह के बारे में हम लोग तो ये एक पॉइंट और यहाँ पे देखिए। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, कि ये सेंटेंस दे देगा आपको कि इतिहासकार लेपनुल द्वारा कहा गया है कि वह ऐसा कौन सा शासक था जो गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा था। ये किस शासक के संदर्भ में कहा गया है, तो हुमायूं के संदर्भ में कहा गया है। और किसने कहा है, लेन पुल ने कहा है इसको। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, हुमायूं नामा की रचना किसने करी थी। हुमायूं नामा की रचना किसने करी थी, गुलबदन बेगम ने। ठीक है, हुमायूं नामक रचना गुलबदन बेगम ने करी थी। हुमायूं ज्योतिष में भी विश्वास करता था, इसलिए वह अपने अलग अलग सप्ताह के अलग अलग दिनों में अलग अलग कलर के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। किसने, हुमायूं ने। अब हम लोग पढ़ेंगे शेर शाह के बारे में। शेर शाह जो है ये भी काफ़ी फेमस सम्राट हुआ, क्योंकि इसने हुमायूं को हराया था। इसके जो बचपन का नाम क्या था, फरीद खां था। फरीद खां था तो नाम इसका किसका, शेर शाह का। तो फिर इसका नाम शेर शाह कैसे पड़ा। शेर शाह जो था ये एक बार शिकार करने गया था, तो इसने एक ही तलवार में, मतलब एक बार तलवार चलाया और शेर को मार दिया था। इसके बाद इसकी जो है उपाधि दे दी गई शेर शाह की। ये कहीं पे मिलेगा भी पॉइंट, मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पे, यह सूरवंश से संबंधित था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। ठीक है, फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था।
इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के असमन खां शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद बहार खान लोहानी ने ये जो फरीद खान था इसको शेर शाह की उपाधि या शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर खां बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ था, बिलग्राम का युद्ध, इसको हुमायूं से जीत गया था और दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है। और शेर शाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। कलिंजर का शासक उस समय पे कौन था? किरत सिंह था, किरत सिंह। कलिंजर का शासक उस समय कौन था? किरत सिंह। तो आपको बस इतना नहीं ध्यान रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते हुए कौन से शासक की मृत्यु हो गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि शेर शाह की मृत्यु कैसे हुई थी? उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय। इसका मतलब क्या हुआ? आग्नेयास्त्र मतलब एक तरह का, मान लीजिए कि आप गन टाइप का कोई चीज हुआ था जिसमें अग्नि या तो तोप किस समझ लीजिए, तो उसको जो है वो फट गया था, तो उसी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी शेर शाह की। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेर शाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है, को माना जाता है। हिंद और ईरानी वास्तुकला का समन्वय का प्रथम उदाहरण किस मतलब कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह सासाराम में जो झील है, झील के बीच जो इसका शेर शाह का मकबरा है उसमें ये प्राप्त होता है। आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, रोहतासगढ़ किला ए कुहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण भी शेर शाह ने करवाया था। शेर शाह सूरी इसको पूरा बोलते हैं। तो सूरी वंश की स्थापना भी इसी शेर शाह ने करी थी। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। ठीक है, और आगे देखते हैं। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी, ये 32 अंकों वाला गजे सिकंदरी या सिकंदरी गज की स्थापना करी थी। सन की डंडी का प्रयोग किया। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। किसने? शेर शाह ने। और देखिए, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने करी। पट्टा प्रथा क्या थी? तो पट्टा प्रथा जमीन से रिलेटेड ये प्रथा थी एक। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। पुनः स्थापित किसने किया? पटना को। पाटलिपुत्र का नाम पहले था लेकिन बाद में उसको पटना नाम किसने किया? शेर शाह ने किया। इसने ग्रैंड ट्रक रोड की भी मरम्मत करवाई थी और डाक प्रथा का प्रचलन भी शेर शाह सूरी ने करवाया था। देखो, यहाँ पे आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ग्रैंड ट्रक रोड ये जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण मरम्मत किसने करवाई थी? ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? शेर शाह ने। ये जैसे मान लो कि इंडिया का मैप है, ईस्ट है ना, उस रफ बना रहा हूँ, माउस से बना रहा हूँ, सही नहीं बन पाता इससे, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ के आसपास कलकत्ता से लेके सीधे ये लाहौर तक जाता था। तो इस रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? शेर शाह ने करवाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और देखो, मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेर शाह के समकालीन थे। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ये मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, भक्ति आंदोलन से रिलेटेड और जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे जो है हमने दो लोगों के बारे में पढ़ा, 3 लोगों के बारे में पढ़ लिया, शेर शाह सूरी, हुमायूं और बाबर के बारे में। ठीक ना। अब हम लोग अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर पढ़ेंगे और कौन कौन से शासक हैं हमारे, जहांगीर है, औरंगजेब है, इस तरह से और भी शासक हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, एक बार में आपको भी फ्रस्ट्रेशन होता होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रही है। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर लो बिल्कुल ध्यान से। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस तरह से हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।